प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक है आपका वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। ये आपात कब लगाया जा सकता है, ये आपात क्यों लगाया जाता है, इस आपात को लगाए जाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे लगाया जाएगा, इसकी वापसी कैसे होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस वित्तीय आपात को लगा दिया जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। आइए इसको सिलसिलेवार विस्तार से समझते हैं। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया है। किसमें? अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है। वित्तीय आपात कब लगाया जाएगा, सबसे पहले तो इस बात पर विचार करते हैं, यानी कब लगाया जाएगा, कब, अर्थात वित्तीय आपात से आप क्या समझते हैं, या वित्तीय आपात किसे कहते हैं। दो लाइन में अगर इसको व्यक्त करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा कि जब भारत या उसके किसी भूभाग का वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख क्रेडिट को खतरा पैदा हो जाता है, राइट। और इसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया, सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया, भारत और उसके किसी भूभाग को, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम वित्तीय आपात। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा के आधार क्या होंगे, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा के आधार हो गए ये दो, यानी या तो वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हुआ हो, या साख आपकी डिस्टर्ब हो गई हो, क्रेडिट डिस्टर्ब हो गया हो, राइट। अब अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी गड़बड़ होती है तो इसका सीधे सीधे असर आपकी राज व्यवस्था पर पड़ेगा, यानी कि आपकी राज व्यवस्था सुरक्षित नहीं हो सकती। भारत के महान राजनीतिक प्रशासनिक चिंतक कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में यह कहा था, 7 अंग बताए थे उन्होंने राज्य के, कि राजा होता है एक अंग राज्य का, दूसरा अमात्य होता है, तीसरा कोष होता है, चौथा बल होता है, मित्र होता है, जनपद और दुर्ग, 7 अंग बताए थे। और वो क्या कहते हैं कि इन राज्य के 7 अंग में जो राजा है वो सर्वोपरि है, और राजा को सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, बाकी के 6 अंग में से कोष पर, क्योंकि कोष ही यानी वित्त ही, धन ही वो आधार है जिस पर राज्य के अन्य सभी अंग टिके हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ एक सुसंगठित राज व्यवस्था के लिए एक सुसंगठित अर्थव्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया या साख को खतरा पैदा हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि आपकी राज व्यवस्था फिर मजबूत कैसे रह सकती है। तो वित्तीय आपात का मतलब क्या हुआ कि वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा पैदा होना, यह वित्तीय आपात कहलाएगा। और तभी इसको लगाया जाएगा अगर यह परिस्थिति पैदा हो गई है, यानी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब उन परिस्थितियों को पहले से तो बताया नहीं जा सकता संविधान में कि भाई वो कौन कौन सी परिस्थिति पैदा हो सकती हैं जिनकी वजह से ये परेशानी आ सकती है या ये परेशानी आ सकती है। जाहिर सी बात है, ये तो उस
परिस्थिति विशेष में ही तय किया जाएगा कि वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से ये गड़बड़ियां पैदा हुई हैं इनके संदर्भ में। तो ये हुआ वित्तीय आपात को लगाने का कारण। पॉइंट की क्लैरिटी है, यानी आधार हो गए। यानी कब लगाया जाता है, तो ये इस स्थिति में लगाया जाएगा, विषम परिस्थिति में लगाया जाएगा। यानी विषम परिस्थिति में, किसमें? और ये विषम परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? ये विषम परिस्थिति इस प्रकृति की होनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 360 में कही गई है। अब आइए दूसरा पॉइंट कि कब लगाया जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब बात है कि क्यों लगाया जाएगा। अब जरा क्यों का जवाब आएगा कि भाई जो वित्तीय स्थायित्व है या आपकी साख है, ये किस वजह से खतरा पैदा हुआ है, किस वजह से संकट पैदा हुआ है, राइट? तो इन वजहों का निराकरण करना पड़ेगा। निराकरण करने के लिए इसकी उद्घोषणा की जाएगी। और निराकरण करने के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बिना शक्ति के इसका निराकरण कैसे होगा? और चूंकि शक्ति का बंटवारा है, तो निराकरण करने के लिए शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात विभाजित शक्ति का क्या हो? केंद्रीकरण। और विभाजित शक्ति क्या है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया है, राइट? शक्ति पृथक्करण के तहत भी बंटवारा है कि कार्यपालिका ये, विधायिका ये। तो दोनों ही स्तर पर केंद्रीकरण का होना जरूरी है, तभी तो इस स्थिति से निपटेंगे। अदरवाइज कैसे निपट पाएंगे इस स्थिति से? तो क्यों लगाया जाता है कि जिन वजहों से यह खतरा पैदा हुआ है, उन वजहों का निराकरण करने के लिए शक्ति का केंद्रीकरण किया जा सके। क्या? शक्ति का केंद्रीकरण। जो विभाजित शक्ति है उसको एकत्रित किया जा सके और उस एकत्रित शक्ति से मजबूती के साथ उन वजहों से निपटा जा सके, इसलिए इसको लगाया जाता है। क्यों का जवाब मिल गया। अब आइए कैसे लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा? भाई आपका संविधान विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित करता है। सरकार कोई भी कामकाज करेगी वो विधि के अनुसार करेगी, बिना विधि के अनुसार कोई कामकाज नहीं कर सकती है, राइट? तो हर काम की एक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा की भी एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया क्या है कि यह प्रक्रिया कार्यपालिका शाखा और विधायिका शाखा यानी कि संसद के बीच संपन्न होती है, और वो भी केंद्र स्तर पर। किस पर? केंद्र के स्तर पर। कार्यपालिका शाखा को तत्काल निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। और निर्णय करने का अधिकार क्या है? राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि संपूर्ण भारत या उसके किसी भूभाग के वित्तीय स्थायित्व को संकट पैदा हो गया है, तो वह इसकी उद्घोषणा कर सकेंगे। यह बात आर्टिकल 360 में लिखी हुई है। तो प्राथमिक निर्णय करने का अधिकार, इमीडिएट डिसीजन लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के बिना नहीं कर सकते।
आर्टिकल 74 की धारा 1 कहती है कि आप मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 360 में जो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, वास्तव में यह अधिकार किसके पास है? केंद्र के मंत्रिमंडल के पास है। केंद्र का मंत्रिमंडल यह डिसाइड करेगा कि वित्तीय आपात की स्थिति पैदा हुई है या नहीं हुई है, यानी वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से, यानी वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हुआ है, या वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से साख को खतरा पैदा हुआ है। इस बात को डिसाइड करके वो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और राष्ट्रपति फिर उसकी उद्घोषणा कर देंगे। ये हुआ, ठीक। लेकिन अंतिम अधिकार किसके पास है? फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन आपके संसद के पास है। संसद डिसाइड करेगी अंततः कि वित्तीय आपात है या नहीं, यानी वो परिस्थिति पैदा हुई है या नहीं हुई है, यानी वित्तीय आपात लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका अंतिम फैसला कौन करेगी? संसद करेगी। लेकिन प्राथमिक फैसला कौन करेगी? कार्यपालिका। अब ध्यान दीजिएगा, उद्घोषणा की तारीख से, किससे? उद्घोषणा की तारीख से आपको 2 महीने के अंदर, कितने? 2 महीने के अंदर आपको संसद के दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित कराना होगा। और वो भी कैसे? मात्र साधारण बहुमत से। किससे? मात्र साधारण बहुमत से। ध्यान से समझिएगा, निर्णय किसने लिया? मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति ने। और अब इस निर्णय को 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से पारित कराना है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के केवल कार्यपालिक आदेश से यह 2 महीने तक वित्तीय आपात की उद्घोषणा प्रभाव में रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं रह सकती। यानी संसदीय अनुमोदन के बिना। अब जब संसद से अनुमोदन लेना होगा तो संसद से अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है अब इसकी, कि 2 महीने के अंदर आपको प्रस्ताव पारित कराना है दोनों सदनों से अलग अलग, और वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अब यहां पर एक पेच है। पेच क्या है कि भाई आपकी वित्तीय आपात की उद्घोषणा है, ठीक, आपने वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर दी। और मान लीजिए उस समय क्या था भाई, अब वित्तीय आपात की स्थिति ये जानकर के थोड़ी नहीं आएगी कि भाई लोकसभा सत्र में, लोकसभा विघटन में है या नहीं। भाई ये तो परिस्थिति है, विषम परिस्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा कि अगर संसद में अगर लोकसभा पहले से विघटित है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित कराइए साधारण बहुमत से और उद्घोषणा कंटिन्यू रहेगी। आपने आज उद्घोषणा की है और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1.5 महीने बाद, या 2 महीने से 2-4 दिन पहले लोकसभा का विघटन हो गया बिना प्रस्ताव पारित किए हुए, यानी आप प्रस्ताव को लेकर के लोकसभा में गए ही नहीं, उससे पहले उसका विघटन हो गया, तो क्या होगा? तब भी राज्यसभा से प्रस्ताव पारित कराइए और उद्घोषणा क्या हो जाएगी? आपकी कंटिन्यू होगी। यानी बिना प्रस्ताव पारित किए हुए अगर लोकसभा विघटित हो जाती है या लोकसभा पहले से विघटित है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा को वित्तीय आपात के अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है। यह स्पेशल राइट है किसका? राज्यसभा का। पॉइंट की क्लैरिटी है, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहां पर नियम क्या है? राज्यसभा से पारित कराइए, लेकिन पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए, नहीं तो उद्घोषणा रद्द मानी जाएगी। यानी कि जैसे आपने राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करा दिया, उद्घोषणा कंटिन्यू रहेगी 2 महीने के बाद भी, लेकिन पता चला कि 3 महीने बाद इलेक्शन कराए आपने, या 4 महीने बाद इलेक्शन कराए, 5 महीने बाद इलेक्शन कराए, या 6 महीने बाद इलेक्शन हुए, जब भी
और लोकसभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक के 30 दिन के अंदर यह वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रस्ताव लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पारित करा दीजिए, और अगर यह 30 दिन की अवधि गुजर गई और पारित नहीं हुआ तो उद्घोषणा समाप्त मानी जाएगी। ठीक? या लोकसभा ने इस 30 दिन के अंदर उसको क्या किया, आप प्रस्ताव लेकर के गए लोकसभा में और लोकसभा ने उसको क्या किया, पास नहीं किया, तो भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा समाप्त मानी जाएगी। एक और है कि आप लोकसभा की प्रथम बैठक हुई, 30 दिन होने जा रहे हैं उसके, आप प्रस्ताव को लेकर के गए ही नहीं, उससे पहले ही राष्ट्रपति ने वापस ले लिया कि भाई उद्घोषणा को समाप्त किया जाता है, तो भी उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। इज इट क्लियर? यह है इसको लगाने की प्रक्रिया। और ध्यान रहे इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, यानी वित्तीय आपात को लगाने के लिए अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, यानी एक सदन पास कर देता और दूसरा सदन रद्द कर देता है, तो उद्घोषणा समाप्त मानी जाएगी। यानी गतिरोध मान्य नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं, यानी अलग अलग दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। ये विशेष प्रक्रिया हो गई, लेकिन साधारण बहुमत की बात से। किससे? साधारण से। अब जब संसद से अनुमोदन प्राप्त हो गया तो इसके बाद ये कितने दिन तक जारी रहेगी? तो ध्यान से आप समझिए, यानी कब तक प्रभाव में रहेगी? यानी वित्तीय स्थिति से यानी जो संकट है, उस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति मिलेगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा प्रभाव में। तो भाई आप कब तक इसे प्रभाव में बनाए रखोगे? तो इसके लिए नियम क्या है? अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान यह है कि संसद से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, और यह अनुमोदन कैसे होगा? साधारण बहुमत से, वित्तीय आपात प्रभाव में रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस लेने का उद्घोषणा न कर दें। यानी जब इसे वापस लेने की उद्घोषणा कर देंगे राष्ट्रपति, उस दिन यह खत्म होगी, नहीं तो यह कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब अधिकतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। अधिकतम सीमा का कोई उल्लेख नहीं है कि कितनी अवधि तक रहेगी, यानी यह फिर तब तक रहेगी जब तक कार्यपालिका चाहेगी। यानी लगाने का अधिकार विधायिका को जरूर है अंतिम निर्णय करने का, लेकिन इसे वापस लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को है। यानी राष्ट्रपति इसके वापसी की उद्घोषणा करेंगे। कौन करेंगे? यानी वापसी की उद्घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति। और इस उद्घोषणा को संसद से पारित कराने की जरूरत नहीं है। यहां यह भी नोट कर लीजिए कि वित्तीय आपात लगाने की जो उद्घोषणा होगी उसे तो संसद से पारित कराना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसे वापस लेंगे, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे वापस लेने की, तो अब इस वापसी की उद्घोषणा को संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल राष्ट्रपति की उद्घोषणा मात्र से यह वापस हो जाएगी, उसी तारीख को यह रद्द हो जाएगी। यह है इसकी वापसी की प्रक्रिया। और वापसी का करने का अधिकार संसद को नहीं है, यानी विधायिका को इसका अधिकार नहीं है, लगाने का अधिकार है। इज इट क्लियर? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो पॉइंट यह है कि जब आप वित्तीय आपात लगाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होंगे इसके। तो ध्यान से आप समझिएगा कि वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हुआ है या साख को खतरा पैदा हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो यह तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
अब उन वजहों का पहले से संविधान में उल्लेख नहीं किया जा सकता और ना ही किसी विधि के तहत उल्लेख किया जा सकता है। यह तो परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है। और सरकार कोई भी कामकाज करेगी वो बिना विधि के नहीं कर सकती, यानी पहले से विधि का होना आवश्यक है। तो अब इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार को विधि की जरूरत पड़ेगी। जब विधि की जरूरत पड़ेगी तो विधिक निर्णय कैसे लिया जाए भाई? तो इसका प्रोविजन इसमें है अनुच्छेद 360 में। और क्या कहा है कि भाई वित्तीय आपात से निपटने के लिए आपको वित्तीय सिद्धांतों का एक समुच्चय निर्धारित करने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र की कार्यपालिका को। यानी केंद्र की कार्यपालिका यानी केंद्र का मंत्रिमंडल यह तय करेगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति को यह अधिकार है तो अंततः यह अधिकार किसके पास चला जाता है? मंत्रिमंडल के पास। तो केंद्र के मंत्रिमंडल को यह अधिकार होगा कि वो यह तय करेगा कि अब इस स्थिति से निपटने के लिए हमें किन सिद्धांतों को फॉलो करना है। यानी सिद्धांत निर्माण का अधिकार किसके पास आ गया? आपकी कार्यपालिका के पास। जैसे आप देखेंगे कि घर परिवार में भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो परिवार के सदस्य निर्णय लेते हैं ना कि भाई अगर 4 गाड़ी हैं तो 3 गाड़ी को गैरेज में रखिए, 1 गाड़ी से काम चलाइए और उस गाड़ी से काम चलाइए जो पेट्रोल कम खाती हो, डीजल कम खाती हो। राइट? परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ये निर्णय लेते हैं कि भाई पार्टियां मनाने पर प्रतिबंध रहेगा, भाई पार्टियां नहीं होनी चाहिए, भाई वित्तीय समस्या आ गई है। तो आप जिस तरह से परिवार में जब इस तरह का संकट पैदा होता है तो परिवार में भी उस समय कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल तय किए जाते हैं ताकि उस स्थिति से निपटा जा सके कि भाई इन खर्चों को कम कीजिए, इसको कम कीजिए, उसको कम कीजिए, ये सारी बातें तय की जाती हैं ना। ठीक उसी प्रकार का यहां पर है कि वित्तीय सिद्धांतों के एक सेट को तय करने का अधिकार किसको मिल जाता है? कार्यपालिका को, कि आप तय कीजिए कि अब आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, तो उसका मॉडल आप तैयार कीजिए। ठीक? तो मॉडल तैयार करने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र की कार्यपालिका को। ठीक? और यह विशेष पावर हो गई, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि जब आपने यह सिद्धांत तय कर दिए तो आप राज्यों को यह कहेंगे कि भाई इनको फॉलो कीजिए। जैसे हेड ऑफ द फैमिली ने, परिवार जब वित्तीय संकट में आया तो हेड ऑफ द फैमिली डिसीजन लेता है कि भाई ये करना है, तो परिवार के बाकी सदस्य उसको फॉलो करें। तो सेम बात यहां पर भी है कि जब केंद्र ने निर्णय ले लिया कि इस तरह से हम इस स्थिति से निपटेंगे तो उन सिद्धांतों को राज्यों को भी फॉलो करना है। और ध्यान दीजिएगा कि केंद्र की जो कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है, उसको इन सिद्धांतों के तहत, यानी पहले तो सिद्धांत तय करेंगे, फिर इन सिद्धांतों के तहत कार्यपालिक निर्देश राज्यों को देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है वो राज्य सरकारों को क्या देगी? कार्यपालिक निर्देश जारी कर सकती है कि भाई आप इस तरह से फॉलो कीजिए, और वो फॉलो करने पड़ेंगे प्रत्येक राज्य को, जिस राज्य को उसने निर्देश दिया है। अगर सभी राज्यों को दिया है तो सभी राज्यों को, अगर किसी ग्रुप ऑफ स्टेट को दिया है तो ग्रुप ऑफ स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को कहा है तो पर्टिकुलर
पर्टिकुलर स्टेट को, यह डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो उसने जो कार्यपालिक निर्देश दिया है उस कार्यपालिक निर्देश का आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपालन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है और ना ही राज्य विधानमंडल का विघटन किया जाता है। केंद्र को वित्तीय मामले में पहले सिद्धांत तय करेगा और उन सिद्धांतों की अनुपालना के लिए उसे कार्यपालिक निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। और ध्यान रहे, अब अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया किसी राज्य ने तो क्या होगा, तो फिर यहां पर अनुच्छेद 365 आ जाएगा। और अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि यदि केंद्र ने कार्यपालिक निर्देश दिया है और कोई राज्य उसकी अनुपालना में विफल होता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में उस राज्य में अनुच्छेद 356 लगा दिया जाएगा, यानी वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और राज्य विधानमंडल का विघटन कर दिया जाएगा और वहां का जो शासन है वो केंद्र के हाथ में ले लिया जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है। अगर आपने निर्देश का पालन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्देश का पालन नहीं किया तो अनुच्छेद 365 के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों लगाया जाता है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए, शक्ति एकत्रित करने के लिए। क्या कि इन जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है तो अब इनसे निपटा जाएगा, तो जो भी हमारी शक्ति डिस्ट्रीब्यूटेड है उस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर को एकत्रित करना है और एकत्रित करके पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना है ताकि इस संकट से बाहर निकल करके आए। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो अब आप देख रहे हैं कि यह तरीका आपको बता दिया गया प्रभाव में कि सिद्धांत तय करेंगे आप और उन सिद्धांतों के तहत कार्यपालिक निर्देश देंगे और उन कार्यपालिक निर्देशों की अनुपालना करना राज्य सरकारों की मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए फिर यह वित्तीय आपात वाला मामला नहीं है, वहां मामला फिर 365 का आ जाएगा कि केंद्र ने कार्यपालिक निर्देश दिया तो आपने अनुपालना क्यों नहीं की, अनुपालना करनी है आपको। इज इट क्लियर? यह पहले से ही उल्लेख है अनुच्छेद 365 में, राइट। और फिर अगर 365 वाली बात हो गई तो फिर 356 लागू कर सकते हैं आप। दैट इज द सिनेरियो। अब देखिए फिर क्या कहा है, एक और बात कही है और यह कहा है कि भाई जो ये कार्यपालिक निर्देश आप देंगे, इन कार्यपालिक निर्देशों में फिर एक्सक्लूसिव वर्णन कर दिया है 360 में कि ठीक है, आपने जो प्रिंसिपल डिसाइड किए उनके तहत तो आप कार्यपालिक निर्देश जारी करेंगे ही, लेकिन उन निर्देशों के दायरे में, यानी कार्यपालिक निर्देशों के दायरे में केंद्र सरकार के सेवारत लोग, राज्य सरकार के सेवारत लोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकती है। यानी जो प्रिंसिपल डिसाइड किए हैं आपने, उनके तहत कोई भी कार्यपालिक निर्देश आप जारी कीजिए, लेकिन उन कार्यपालिक निर्देशों में आप यह निर्देश भी जारी कर सकते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं, राइट, सरकार की जो सेवा में लगे हुए हैं, राज्य सरकार की जो सेवा में लगे हुए हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं और यहां तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी आप कटौती कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कहा है कि इन कार्यपालिक निर्देशों के दायरे में क्या आएगा आपका, यानी आप राज्यों को, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये सब किसकी अनुमति के लिए? राष्ट्रपति की अनुमति के पास भेजेंगे आप। तो वित्तीय लेवल पर क्या हो गया
केंद्र के हाथ में पूरी ताकत आ गई और आप अपनी इस ताकत से उन परिस्थितियों से निपटिए जिनकी वजह से वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा हुआ है या साख को खतरा पैदा हुआ है। ये हैं आपके प्रभाव। पॉइंट की क्लैरिटी है। इसमें राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता है, राज्य विधानमंडल को विघटित नहीं किया जाता है। यह स्थिति तब पैदा होगी जब आप केंद्र के कार्यपालिक निर्देश की अनुपालना नहीं करते हैं। अगर निर्देश की अनुपालना करते हैं तो कोई नहीं, आप अपना काम करते रहिए। हां, लेकिन वित्तीय मामले में सेंट्रलाइजेशन किसके हाथ में आ जाता है? केंद्र के हाथ में आ जाता है, वित्तीय पहलू को लेकर के, ताकि मजबूती से कार्रवाई की जा सके। वापसी की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। अब आपको कितना समय लगता है? साल लगती है, 6 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 2 साल लगती हैं, 5 साल लगती हैं, इसकी अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं है। जिस दिन राष्ट्रपति निर्णय कर लेंगे कि हां वित्तीय आपात की स्थिति अब समाप्त हो गई है, यानी परिस्थिति नॉर्मल हो गई है, तो आप उसकी घोषणा करेंगे कि वित्तीय आपात को समाप्त किया जाता है, तो उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। एक और खास बात है कि 38वें संशोधन से यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात को लगाने की जो निर्णय है वो आपका अंतिम है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन 44वें संशोधन से उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, अर्थात आप राष्ट्रपति द्वारा जो उद्घोषणा जारी की गई है उसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट से अनुमोदन ले लिया और ये लगातार इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, राइट, ये तो गलत है। तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षण के तहत, यानी न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है इसका। राइट नाउ 44वें अमेंडमेंट से ये क्लियर कर दिया है। तो ये है आपके वित्तीय आपात की स्थिति। आशा करता हूं कि आपको ये विषय वस्तु समझ में आई होगी कि वित्तीय आपात किसे कहते हैं, ये कैसे लगाया जाता है, इसकी वापसी की प्रक्रिया क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। तो आज यहीं पर विदा लेता हूं और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।